हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सुपर टेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आप लोगों को जानकारी होगी कि आपका जो टेट का पेपर है यानी यूपी टेट जो आपका है वो जुलाई में होने की संभावना है। तिथि भी आपको बता दी गई है। अब सुपर टेट के लिए भी सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो आप लोग यदि यूपी टेट या सी टेट का एग्जाम पहले से यदि आप पास हैं तो आप लोगों को अपनी सुपर टेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है और सिलेबस के अनुसार आप लोग अभी से पढ़ें तो आप अच्छे से सिलेबस को कवर कर पाएंगे। और जो लोग यूपी टेट का एग्ज़ाम पास नहीं है तो जुलाई में एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो यूपी टेट के साथ सुपर टेट की भी तैयारी शुरू कर दें। तो आज मैं प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आई हूँ जो जनवरी 2019 में हुआ था। आपका जो लास्ट वैकेंसी जब आई थी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की, उसमें ये पेपर जब हुआ था तो वही वाला पेपर मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोगों को पिछले वर्ष के पेपर के क्वेश्चन जरूर देख लेने चाहिए। इसके पहले जो पेपर हुआ था वह लिखित परीक्षा थी जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद ये वाला पेपर हुआ, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे। तो इसे मैं आज सॉल्व करवा रही हूँ। इसके बाद जो 2018 में पेपर हुआ था जो लिखित परीक्षा हुई थी उसके क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर मैं इसलिए सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आप लोग देख लें कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे 2019 में और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाने की अब संभावना है। तो इसीलिए इस पेपर को मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? पहला विकल्प है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया और चौथा है अव्यय। तो कृदंत जो प्रत्यय होते हैं ये क्रिया के धातु रूप में प्रयुक्त होकर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। तो ये क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो भी उत्तर मैं बता रही हूँ आपकी ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही बता रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला है वैज्ञानिक, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है बहुज्ञ और चौथा है शास्त्रज्ञ। तो जो व्याकरण जानता है व्याकरण होता है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। जो विज्ञान जानता है वह वैज्ञानिक होता है, जो बहुत जानता है वह बहुज्ञ होता है, और जो शास्त्र जानता है वह शास्त्रज्ञ होता है। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? पहला विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा है बाल मुकुंद गुप्त। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, यानी 1903 में ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी। दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पहला विकल्प है मैथिली शरण गुप्त को, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत को, तीसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद को और चौथा है रामधारी सिंह दिनकर को। तो चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था सुमित्रा नंदन पंत को। कब हुआ था? 1968 में। चिदम्बरा पर 1968 में सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। तो इसमें जो आपका विकल्प होगा तीसरा महत्व, तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? पहला है बीज वपन काल, दूसरा है आदिकाल, तीसरा है वीर गाथा काल और चौथा है चारण काल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? बीज वपन काल। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है?
तो हिंदी शब्द को ही पूछ लिया गया कि किस भाषा का ये शब्द है। पहला विकल्प है संस्कृत, दूसरा है फारसी, तीसरा है हिंदी और चौथा है अरबी। तो हिंदी जो शब्द है इसको लिया गया है फारसी भाषा से। दूसरा विकल्प सही है, यानी हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। पहला है आंख, दूसरा है पांव, तीसरा है गांव और चौथा है ग्रह। तो तत्सम शब्द पूछा गया है, तो तत्सम शब्द होगा आपका ग्रह। चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे एक गद्यांश दिया गया है और गद्यांश पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रश्न, फिर देखेंगे कि गद्यांश में उत्तर कहाँ लिखा है। हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है। अब पढ़ लेते हैं इस गद्यांश को। हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे की छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग जो है किसे बना लिया है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है। तो हमारा जीवन जो है पाखंड में बन गया है, तो पाखंड और दिखावे को। दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो छलने की कला का यहाँ आप देखेंगे, छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पहला विकल्प उत्तर खुलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो प्रश्नों का उत्तर ही हमें 9 और 10 का गद्यांश से बताना था। आगे लिखा है, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। पंक्तियां लिखी हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो इसमें कौन सा अलंकार है, ये पूछा गया है। तो इसमें है रूपक अलंकार। अब इस पेपर से आपको क्या क्या पता चल रहा है। आपको अलंकार भी पढ़ने हैं, आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब कुछ भी पढ़ना है। इसके अलावा गद्यांश से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तत्सम तद्भव शब्द भी पढ़ने हैं। तो ऐसे ही आपको टॉपिक पता चल जाएंगे कि इन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। कवर तो आपको पूरा ही करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने हैं। सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है यदि आपको एक सीट चाहिए शिक्षक भर्ती में। लेकिन ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेने हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु ना बेराजई, कविता बनता मित्र। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं। पहला है केशवदास, दूसरा है बिहारी लाल, तीसरा है सेनापति और चौथा है आचार्य दंडी। तो ये जो पंक्तियां दी गई हैं, ये केशवदास की हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है। लिखा है वीरा पाड़ी, दूसरा है भारती, तीसरा है वाग देवी और चौथा है जानवी। तो सरस्वती का जो पर्याय नहीं है वह बताना है। तो जानवी सरस्वती का पर्याय नहीं है, बल्कि ये गंगा का पर्याय है। तो चौथा विकल्प उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैं, हम, तुम, तू, तुम आदि शब्द हैं। पहला है संबंधवाचक सर्वनाम, दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और चौथा है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये जो सारे शब्द हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। तो महाप्राण व्यंजन पूछे गए हैं, दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण होते हैं।
तो जो दूसरे और चौथे वर्ण हैं वही महाप्राण होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? पहला है द्विगु, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है तत्पुरुष और चौथा है बहुब्रीहि। तो जब प्रथम शब्द संख्यावाची होता है और द्वितीय शब्द संज्ञा होता है तो समास होता है द्विगु। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो अलंकार बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आपको, क्योंकि अलंकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें जो अलंकार होगा, पहला विकल्प है विरोधाभास, दूसरा है विशेषण, विपर्यय, तीसरा है मानवीकरण और चौथा है दृष्टांत। तो इसमें जो आपका विकल्प उत्तर होगा विरोधाभास, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो योजक चिन्ह पूछा गया है, तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। कुछ प्रश्न तो बहुत ही सरल पूछ लिए जाते हैं जिनका उत्तर आप विकल्प देखकर ही बता देते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? पहला है संज्ञा, दूसरा है विशेषण, तीसरा है सर्वनाम और चौथा है अव्यय। तो बुद्धिमान शब्द है विशेषण, दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो कवि का स्त्रीलिंग याद रखिए कवित्री, हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, शैले शैले ना माणिक्यम मौक्तिकम ना गजे गजे, साधवो ना ही सर्वत्र, चंदनम ना वने वने, असलिम श्लोके सर्वत्र के ना भवंती। तो सर्वत्र के ना भवंती पूछा गया है, तो इसमें जो आपका उत्तर होगा दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा साधवो, साधवो ना ही सर्वत्र, ये लिखा हुआ है, यहीं से उत्तर मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है। पहला है कर्मधारय, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है तत्पुरुष और चौथा है अव्ययी भाव। तो सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है तत्पुरुष, सूर्य का उदय यानी तत्पुरुष समास है, तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? पहला है द्विगु, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है बहुब्रीहि और चौथा है कर्मधारय। तो नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, दास्यति क्रियापद में लकार है। तो दास्यति क्रियापद में लिरट लकार है, तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदेति सवता ताम्रा एव अस्तमेची मेति चा, संपतो विपत्तो चा महता मेक रूपता, सविता की दृसा उदेति। तो सविता जो है ताम्रा, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है उदेति सविता ताम्रा, पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, पितृ स्वसा का अर्थ है। पहला है बुआ, दूसरा है चाची, तीसरा है ताई और चौथा है मौसी। तो पितृ स्वसा का अर्थ है बुआ, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। तो पिता की जो बहन होती हैं वह बुआ कहलाती हैं, तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गम धातु लिरट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। पहला है गमिष्यता, दूसरा है गमिष्यथा, तीसरा है गमिष्यथ और चौथा है गमिष्यावह। तो गम धातु लिरट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप पूछा गया है, तो गमिष्यथ, तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गा पद में विभक्ति वचन है। तो गा पद में गहा पद में विभक्ति वचन पूछा गया है, तो इसमें द्वितीय बहुवचन। अगला प्रश्न है, हसंती पद में प्रत्यय है। तो हसंती पद में प्रत्यय पूछा गया है, तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश का दिया गया है पैसेज, उसके बाद बताना है उत्तर। हिंदी और संस्कृत के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, अब इंग्लिश के क्वेश्चन आए हैं। लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डेप्लीट एज यूज्ड इन द पैसेज।
तो इसमें जो आपका विकल्प उत्तर होगा, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा रीजेनरेट। पहला विकल्प उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा दूसरा, पैसेज के अनुसार बताने हैं। दो प्रश्न बताने थे, 31 और 32। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आप देखिएगा क्या पूछा गया है, पैसेज पढ़कर उत्तर आपको बताने हैं। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वन शुड लव, फिल करना है कंट्री। तो इसमें जो आपका फिल होगा तीसरा, वन शुड लव वंस कंट्री, तीसरा विकल्प उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, द नंबर ऑफ वॉवेल एंड कंसोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली बाई। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक वाइल ही वाज अवे। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है तीसरा, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे। तीसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम। तो इसमें इनफ जो है, जो अंडरलाइंड वर्ड है, इसका क्या बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो इसमें एडवर्ब, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट। तो इसमें सब्जेक्ट बताना है, तो ए हर्मिट इसमें सब्जेक्ट है, दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। सी हाइड्स हर फेस फॉर शेम। तो इसमें जो उत्तर होगा 38 में तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। हाउ वेल सी सिंग्स। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा चौथा, एक्सक्लेमेटरी। ये एक्सक्लेमेटरी का ये आप निशान देख रहे हैं, तो इससे आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। चौथा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। तो चौथा जो है वो आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहला है अबुल कलाम आजाद, दूसरा है रफी अहमद किदवई, तीसरा है बदरुद्दीन तैयब जी और चौथा है हकीम अजमल खां। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई थी। पहला विकल्प है लाला लाजपत राय, दूसरा है गोविंद वल्लभ पंत, तीसरा है डॉक्टर सत्यपाल और चौथा है डॉक्टर किचलू। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है, लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में घायल हो गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी, पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है। पहला विकल्प है 10 दिन, दूसरा है 12 दिन, तीसरा है 14 दिन और चौथा है 16 दिन। तो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम 14 दिनों तक रख सकती है, तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। पहला है कर्क रेखा के उत्तर में, दूसरा है मकर रेखा के दक्षिण में, तीसरा है भूमध्य रेखा के उत्तर में और चौथा है भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी ये स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में, तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। पहला है अगुलहास धारा, दूसरा है लेब्राडोर धारा, तीसरा है फ्लोरिडा धारा और चौथा है कनारी धारा। तो इसमें आपका जो विकल्प उत्तर है वह है पहला विकल्प अगुलहास धारा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है सिक्किम और चौथा है मेघालय। तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। तीसरा विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? पहला है परिवार का उपभोग व्यय, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, तीसरा है प्रति व्यक्ति व्यय और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर है परिवार का उपभोग व्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहला है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा विकल्प है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और चौथा विकल्प है प्रोफेसर एच.सी. मुखर्जी। तो भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष पूछे गए हैं, इसमें स्थायी और अस्थायी नहीं लिखा है, तो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र किस काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? पहला है 1920, दूसरा विकल्प है 1925, तीसरा है 1930 और चौथा है 1935। तो काकोरी षड्यंत्र हुआ 1925 में। दूसरा विकल्प उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा विकल्प है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें जो आपका विकल्प है वह है पहला विकल्प उत्तर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, पेरियार केरल में है और मानस असम में है। तो ये भी साथ में याद रखिए। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? लिखा है शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, दूसरा है शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, तीसरा है शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है और चौथा है शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। तो जो सही नहीं है वह बताना है। तो इसमें चौथा विकल्प उत्तर हो गया, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है? पहला है समाज विस्तार करना, दूसरा है रोजगार वृद्धि, तीसरा है नामांकन संख्या बढ़ाना और चौथा है अध्यापकों का विकास। तो नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। तीसरा विकल्प इसमें उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला है पावलोव, दूसरा है थार्नडाइक, तीसरा है स्किनर और चौथा है कोहलर। तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया थार्नडाइक ने। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ने लिखने की अक्षमता है, पहला है ऑटिज्म, दूसरा है डिसलेक्सिया, तीसरा है डिस्प्रैक्सिया और चौथा है एप्रेक्सिया। तो पढ़ने लिखने की पूछी गई है डिसलेक्सिया, दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? पहला है H.G. बर्नेट, दूसरा है E.M. रोजर्स, तीसरा है M.B. माइल्स और चौथा है एलन। तो किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो ये कहा है E.M. रोजर्स ने। दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? पहला है हार्टोग समिति, दूसरा है यशपाल समिति, तीसरा है मेहता समिति और चौथा है जाकिर हुसैन समिति। तो भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम हार्टोग समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया। पहला विकल्प उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। परम शून्य स्थित होती है? पहला है नामित स्केल में, दूसरा है अंतरित स्केल में, तीसरा है क्रमित स्केल में और चौथा है आनुपातिक स्केल में। तो परम शून्य स्थित होती है आनुपातिक स्केल में। चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है? पहला है पूर्व ज्ञान, दूसरा है व्याख्यान, तीसरा है श्याम पट लेखन और चौथा है गृहकार। तो पाठ्य प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है? पूर्व ज्ञान। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में प्रस्तुत की गई। तीसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा दी गई। तो यह परिभाषा दी है वेलफेयर ग्राह्य द्वारा। तीसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? पहला है दूरस्थ शिक्षा, दूसरा है पर्यावरण शिक्षा, तीसरा है दिव्यांगजन की शिक्षा और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए। तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। पहला है मस्तिष्काधोमुखी नियम, दूसरा है निकट से दूर का नियम, तीसरा है एक और दो दोनों और चौथा है ना तो एक ना ही दो। तो एक और दो दोनों तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। पहला है जैविक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक, तीसरा है सजातीय और चौथा है सांस्कृतिक। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, सांस्कृतिक। ब्रेल लिपि के जनक हैं। पहला है चार्ल्स ब्रेल, दूसरा है लुई ब्रेल, तीसरा है बारबियर ब्रेल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि के जनक पूछे गए थे लुई ब्रेल। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पहला है स्किनर, दूसरा है स्पिनोविच, तीसरा है पावलोव और चौथा है बिने। तो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने। तीसरा विकल्प उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पहला है कैटल, दूसरा है गाल्टन, तीसरा है टर्मेन और चौथा है पियर्सन। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, गाल्टन द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? पहला है अंतःस्रावी ग्रंथियां, दूसरा है पौष्टिक भोजन, तीसरा है रोग तथा चोट और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो ये सभी कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम है। तो गैगने के अधिगम सोपान का नियम पूछा गया है, सही क्रम पूछा गया है। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, संप्रत्यय अधिगम, फिर नियम अधिगम, फिर समस्या समाधान। तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। पहला है अनुवादन, दूसरा है प्रदीप्ति, तीसरा है उद्भवन और चौथा है आयोजन। तो इसमें आपका जो विकल्प उत्तर है तीसरा विकल्प उद्भवन। समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है। पहला है देहरादून में, दूसरा है मुंबई में, तीसरा है कोलकाता में और चौथा है सिकंदराबाद में। तो राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है कोलकाता में। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। खाने का नमक किससे बनता है? पहला है कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, दूसरा है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, तीसरा है कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से और चौथा है मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। तो खाने का जो नमक होता है वह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। इसमें आपका दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग होगा। तो नया संवेग जो होगा प्रारंभिक मान का दुगना हो जाएगा। तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति पूछी गई है तो विद्युत चुम्बकीय होती है। तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 माइक्रोन होता है तो 10⁻⁻6 मीटर। तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित है कहलाती है। पहला है एक्सोस्फीयर, दूसरा है मीजोस्फीयर, तीसरा है ट्रोपोस्फीयर और चौथा है स्ट्रेटोस्फीयर। तो ओजोन परत कहाँ पर है ये पूछा जा रहा है। तो ओजोन परत है समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। चौथा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? पहला है मछली, दूसरा है तिलचट्टा, तीसरा है केंचुआ और चौथा है घोंगा। तो श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है तिलचट्टा द्वारा। अगला प्रश्न है, सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ संबंध x बराबर 6t² - 5
टी के अनुसार बदलती है, जहां एक्स मीटर में, टी सेकंड में है कण का प्रारंभिक वेग। तो अभी तो सिर्फ मैं उत्तर बताती चल रही हूँ। दूसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व भी डिटेल में करवा दूंगी। अभी तो मैं इसका सिर्फ सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, फिर जो साइंस के और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करवा दूंगी। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। अगला प्रश्न है 4.4 ग्राम CO2 का एनटीपी पर आयतन होगा। तो 4.4 ग्राम CO2 का एनटीपी पर आयतन पूछा गया है, तो 2.24 लीटर दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। इनमें सबसे कमजोर बल कौन सा है? पहला है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है विद्युत, तीसरा है न्यूक्लियर और चौथा है चुंबकीय। तो सबसे कमजोर बल पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण बल, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी के किस मान के लिए असम का सत्य है? तो इसमें आपका दूसरा विकल्प उत्तर था। अगला प्रश्न है संलग्न चित्र में यदि ए बी प्लस ए सी बराबर 5 AD तथा ए सी माइनस AD बराबर 8 तो आयत ABCD का क्षेत्रफल पूछा गया था। इसमें इन सभी प्रश्नों को डिटेल में सॉल्व मैं करवाऊंगी, आज मैं सिर्फ इनके उत्तर बता रही हूँ। तो इसमें आपका जो विकल्प उत्तर था वह था तीसरा विकल्प 60 वर्ग इकाई। यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों में अनुपात 4:5 है तो उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर था 4:5। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो 11 सही 1/9 चौथा विकल्प इसमें उत्तर है। 85 नंबर वाले जो प्रश्न का हल पूछा गया था तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर था। 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5:8 है तो तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प उत्तर था। यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषटभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप है, तो उसका परिमाप 6R। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज के अंतः केंद्रों को सुनिश्चित किया जाता है, तो कोणों के अर्धकों से। दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। 1001 की घात 3 का मान, तो इसमें 1001 की घात 3 का जो मान है वह है तीसरा विकल्प। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% पूछा गया है। तो यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसका 120% कितना होगा? 720 चौथा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न पूछी गई है, तो 19/36 चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे? तो इसमें जो आपका उत्तर है 20%, दूसरा विकल्प उत्तर है। 93 में जो आपका उत्तर था तीसरा विकल्प उत्तर था 14/11। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है, यह 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना हो जाएगा ये 45 वर्षों में। यदि a की पावर x बराबर b की पावर y और c की पावर z ये तीनों बराबर हैं तथा b² बराबर ac हो तब y है, तो इसमें चौथा विकल्प उत्तर था। अगला प्रश्न है x² - y² - 9z² प्लस 6yz का गुणनखंड है। तो इसमें गुणनखंड पूछा गया था, तीसरा विकल्प इसमें उत्तर था। x + y - 3z और x - y + 3z तीसरा विकल्प इसमें उत्तर था। अगला प्रश्न है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प उत्तर था a + b/2। अगला प्रश्न है किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु में निम्नवत है, आयु वर्षों में निम्नवत है, इनकी मध्यिका पूछी गई है। तो पहले इनको आरोही या अवरोही क्रम में लगाते हैं, फिर जो मध्य में पद होता है वही उत्तर होता है। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प उत्तर होगा 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की तीनों मापों में आनुभविक संबंध है। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प उत्तर था 3 गुणा मध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। अगला प्रश्न है यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि
क्या होगी? तो इसमें 50/3%। अगला प्रश्न है, भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो ये प्रश्न करंट अफेयर के हैं। तो करंट अफेयर के प्रश्नों को छोड़ते हैं क्योंकि ये तो उस समय के प्रश्न पूछे गए थे। अब जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस समय के पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर के प्रश्नों को छोड़ते हैं। 106 नंबर प्रश्न देखते हैं, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? करंट के प्रश्नों को मैंने छोड़ दिया है। तो नाथ पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक पूछे गए हैं। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा मत्स्येंद्र नाथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का लोक नृत्य पूछा गया है। पहला है गरबा, दूसरा है चरकुला, तीसरा है जवारा और चौथा है यक्षगान। तो कर्नाटक का यक्षगान है, चौथा विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम में कैलाश मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? पहला है देववर्मन, दूसरा है महेंद्र वर्मन, तीसरा है नरसिंह वर्मन प्रथम और चौथा है नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इसमें जो आपका उत्तर है चौथा विकल्प नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर प्रसिद्ध है। तो मिर्जापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध है, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? तो 100वां एयरपोर्ट स्थित है सिक्किम में, चौथा विकल्प उत्तर है। केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये है आपका खुर्जा में, दूसरा विकल्प उत्तर है। ये करंट अफेयर के प्रश्न हैं, यहाँ पर इनको भी छोड़ते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? 119 नंबर का प्रश्न है। पहला है विष्णु शर्मा, दूसरा है पाणिनि, तीसरा है कालिदास और चौथा है भारवी। तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? ये भी करंट अफेयर का प्रश्न था उस समय का, तो 2017 में किया गया था। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है केरल का है, चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो सौरभ चौधरी का संबंध निशानेबाजी से है। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 182 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका नाम है? तो इसका नाम है ट्रेन 18। अब ये भी उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न है, ये सभी करंट अफेयर के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 128 नंबर का। करंट के प्रश्नों को छोड़ दिया है क्योंकि उनको पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके प्रश्न जो है दोबारा से पूछे जाने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजय बारू है, दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है नरेंद्र मोदी द्वारा, देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका हैं तो एना बर्न्स, एना बर्न्स हैं, दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है? पहला है क्षमताएं विकसित करना, दूसरा है चुनौतियां एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। तो यही उत्तर है, दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकडूगल, तीसरा विकल्प उत्तर है। 132 में तीसरा विकल्प उत्तर है। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो पुरस्कार जो है धनात्मक और प्रत्यक्ष है, पहला विकल्प उत्तर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो प्रभावी पूछा गया है, किस वर्ष से ये लागू हुआ, प्रभाव में आया? तो 2010 से, दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। मूल वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार दिया है? तो ये विचार दिया है अर्बन ने, तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो सामाजिक प्रेरक पूछा गया है आत्मगौरव, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है? तो सृजनात्मकता कहलाती है, क्रिएटिविटी कहलाती है, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो पार्सन्स ने किया, दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया?
तो इसमें सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग सभी को स्वीकार किया, चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है तथा ए डी से कैसे संबंधित है। तो ए और डी का संबंध पूछा गया है पौत्री, दूसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो इसमें जो आपका उत्तर था, पहला विकल्प उत्तर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। इन सभी प्रश्नों को मैं डिटेल में सॉल्व करवा दूंगी, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इसमें जो आपका उत्तर था वह तीसरा विकल्प था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है वी आर बैड, 358 का अर्थ है गुड एंड बैड। इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। तो एंड के लिए 8 का प्रयोग किया गया है। किसी संकेत में, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो इसमें लिखा हुआ है कौन सा विकल्प इसमें उत्तर होगा 145 वाले में तीसरा। किसी सांकेतिक भाषा में इसको ऐसे लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बिट का विस्तृत रूप क्या है। पहला है बाइनरी ट्री, दूसरा है बाइनरी डिजिट, तीसरा है बाइनरी टर्म और चौथा है बाइनरी टास्क। तो बिट का विस्तृत रूप पूछा गया है बाइनरी डिजिट, दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। VLE का विस्तृत रूप है तो वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। ICT का उद्देश्य है तो स्मार्ट स्कूलों की स्थापना और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, दोनों ही उद्देश्य हैं। स्पैम होता है, पहला है अवांछित संदेश, दूसरा है वांछित संदेश, तीसरा है प्रोटोकॉल और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो स्पैम जो है अवांछित संदेश होता है, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। तो प्राइमरी मेमोरी पूछी गई है, तो रोम जो होती है वह प्राइमरी मेमोरी होती है। तो ये सुपर टेट का पेपर था, 2019 में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें करंट अफेयर के प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों को मैंने हल करवा दिया है। मैथमेटिक्स रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उनका डिटेल सॉल्यूशन मैं जल्द ही लेकर आऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।